स्टॉक मार्केट की दुनिया में तीन तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले होते हैं इंस्टीट्यूशंस यानी कि बड़ी कंपनी, FII DII कहते हैं। दूसरे होते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, या हम इनको प्रो भी कहते हैं। और तीसरे होते हैं रिटेल यानी कि आप और मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपको पता है इन सब में जो बीच वाला कैटेगरी है, प्रो, HNI, अगर मैं नाम ले लूं इंडिया में तो एक ही नाम सामने आता है कि कौन है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। सबसे रैंक नंबर 1 पे आते हैं राकेश झुनझुनवाला। आपने इनका नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वॉरेन बफे का नाम सुना है। इनको इंडिया के वॉरेन बफे कहते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत बड़ा यानी कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग $5.5 बिलियन की नेटवर्थ है। तो एक ऐसे इंसान जिसने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि उनको बिग बुल का नाम भी दिया गया है। अगर उनकी स्टोरी मेरे को मालूम है कई लोगों को इंटरेस्ट होगा जानने में कि उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, कुछ लोगों ने भी देखी भी होगी, लेकिन मैक्सिमम लोग मैं जानता हूं कोई एफर्ट डाल के देखते नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यहां पे बूमिंग बुल्स के थ्रू एक बहुत सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट एंड स्वीट पूरी एक ऐसी स्टोरी से बताऊं जिसमें आपको सुनने में मजा भी आएगा और सीखने के लिए भी चीजें मिलेंगी। लेकिन आप बोलेंगे हम तो ट्रेडर है, इन्वेस्टर क्या? नहीं, आपको मालूम है इन्वेस्टर होते हुए भी वो एक ट्रेडर भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो एक ट्रेडर के काम आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी ऑन राकेश झुनझुनवाला's लाइफ। The big bull, Warren Buffett, the man who can move the market, Rakesh Jhunjhunwala. A big bull Rakesh Jhunjhunwala's net worth now stands at a whopping 10,000 crores. Yes, that's right, 10,000 crores. So राकेश झुनझुनवाला was born in the year 1960। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद के बाद उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। He came from a very middle class family। उनके फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो ऐसा कह नहीं सकते कि बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली थी, बिकॉज हिज फादर वाज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेकेंडली हिज फादर वाज आल्सो एन एक्टिव इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। तो मतलब बचपन से स्टॉक मार्केट की कहानियां, स्टॉक मार्केट के बारे में बातें उनको सुनने मिली। बचपन से उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग हो रही थी। सबका एक सपना होता है बचपन से कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा वो बनूंगा। उनका सपना था पायलट बनने का, जिससे आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, एविएशन इंडस्ट्री में अभी उतर रहे हैं। तो ही वांटेड टू बिकम अ पायलट, बट वो जर्नलिज्म में आ गए। उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की मुंबई के सेंडेहम कॉलेज से, और स्टडी करते करते बिजनेस फील्ड में इंटरेस्ट आने लग गया। तो वो बिजनेस कॉलम्स पढ़ने लग गए, बिजनेस चीजें स्टडी करने लग गए। फाइनली उन्होंने ICA से अपना CA का पढ़ाई खत्म किया और फाइनली उन्होंने अपने पापा को बोला कि अब मैं स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता हूं। उनके पापा ने बोला ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा नया है लोगों के लिए, कन्वेंशनल नहीं है, फिर भी मैं तुझे अलाउ करूंगा, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तो तुझे अपने से करना पड़ेगा। तो राकेश झुनझुनवाला ने बहुत पॉजिटिव नोट के साथ 5,000 रुपए से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरुआत करी। लेकिन उनको मार्केट में घुसते ही मालूम चल गया कि बिना पैसे के यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो वो अपने बड़े भाई के पास गए। अपने भाई से उन्होंने 1.5 लाख रुपए मांगे। तो उनके भाई ने उनको हेल्प करा 1.5 लाख रुपए से। फिर उनको एक क्लाइंट मिला, जिस क्लाइंट ने उनको 10 लाख रुपए दिए। क्लाइंट को बोले कि मैं आपको 18% दूंगा, बैंक आपको सिर्फ 8% ब्याज देता है, मैं 18% दूंगा। ये प्रॉमिस करके उन्होंने भाई से 1.5 लाख और किसी अपने एक इन्वेस्टर से 10 लाख रुपए लेकर अपनी जर्नी शुरुआत करी। तो आओ देखते हैं जर्नी में क्या क्या हुआ। तो उनकी जर्नी शुरू होती 1985 में। तब BSE सेंसेक्स, जो आज 55,812 पे है, जिस दिन वीडियो शूट हो रहा है, उस वक्त 150 पॉइंट पे था। कितना पुराना समय था, समझ रहे हो? तब उस समय उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। तो उनका जो पहला बढ़िया ट्रेड था वो टाटा टी में था। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर खरीदे और उन्होंने खरीदे 43 रुपीज पे, और उन्होंने विद इन सम टाइम उस शेयर को सेल किया 143 रुपीज पे, जिससे उनको 5 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ। समझ रहे हो? उनका मतलब कि कैपिटल 300% बढ़ गया। तो जो रिटर्न्स प्रॉमिस किए थे वो कितने ज्यादा सही प्रूव हुए, खुद में क्या कॉन्फिडेंस आया होगा। उन्होंने टाटा टी में बहुत जबरदस्त ट्रेड करने के बाद टाटा पावर, टेल्को और सेसा गोवा नाम की कंपनी से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। 1986 और 1989 के अंदर उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए इन सारे शेयर्स में कमाए। तो जो अगला जबरदस्त ट्रेड उनके लाइफ में आता है वो था सेसा गोवा। ये कंपनी को आज ढूंढेंगे तो सेसा स्टेराइल नाम से मिलेगी। 28 रुपए का शेयर था। उन्होंने 4 लाख क्वांटिटी उठाई है ना, समझ रहे हो? 1 करोड़ रुपए के वर्थ की। इस 4 लाख जो क्वांटिटी में से 28 रुपए पे जो बाय करी, बढ़ते बढ़ते मार्केट ब्रेकआउट देते 30, 35, 40, 45, 65 तक पहुंच गया। मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। उन्होंने 2.5 लाख क्वांटिटी निकाल दी। लेकिन जो 1.5 लाख बची थी उसका क्या हुआ भाई? ये शेयर 65 से 70, 80, 100, 150 टू 165 की रेंज में उन्होंने 1 लाख शेयर बेचे और इस तरीके से करोड़ों का बेनिफिट इन्होंने इस वाले शेयर से उठाया, सेसा स्टेराइल नाम से। ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज और भी है इनकी। अब जो अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है टाइटन। जब टाइटन कंपनी का IPO वगैरह है उसके कुछ दिनों के अंदर उन्होंने टाइटन में इन्वेस्टमेंट करा। यार इन्होंने ना
₹3 का था वो शेयर, जो आज ₹1300 का, याद रखना, विद डिविडेंड और पता नहीं कितने इस बार स्प्लिट हुआ होगा। ₹3 पे उन्होंने ये शेयर खरीदा। इस ₹3 के इन्वेस्टमेंट ने उनके पोर्टफोलियो को 4 से 5 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया। उन्होंने बहुत बार प्रॉफिट बुक करा, लेकिन आज भी कहते हैं बहुत सारा उन्होंने टाइटन में अपना वर्थ रखा हुआ है। इस अकेले एक शेयर ने उनको 4 से 5 हजार करोड़ का बेनिफिट दिया, विच इज कॉल्ड द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक एंड होल्डिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्राज इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है, 2004 में उसमें से एग्जिट किया, वो भी अपना पैसा डबल करके एग्जिट किया। लुपिन 2006 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ₹150 के लेवल्स पे। आज लुपिन आपको पता है 600-700 रुपए की रेंज में चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्रिसिल की, जो 200 से 300 रुपए में इन्वेस्ट किया था, जो आज 3300 के ऊपर चल रहा है। और इसी बात से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। क्रिसिल की एक स्टोरी है, 2004 में उन्होंने मम्मी के बोलने पे क्रिसिल के कुछ शेयर बेचे, 27 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय की मालाबार हिल्स में। तो वो 27 करोड़ की प्रॉपर्टी को उन्होंने 2015 में बेचा, तो 48 करोड़ में बेचा। मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना, पैसा डबल कर लिया। लेकिन ये स्टोरी बहुत फनी है कि अगर वो 27 करोड़ के शेयर नहीं बेचे होते क्रिसिल में, 700 करोड़ का बेनिफिट होता और 50 करोड़ के डिविडेंड्स आते, यानी कि 750 करोड़ वर्सेस 20-30 करोड़। तो एक बहुत फनी स्टोरी है, बट अब होता है, सबके घर में इस तरीके की बातें होती हैं कि फिजिकल एसेट में करना चाहिए सब तरीके के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। बट व्हेन यू कंपेयर, ये बात मुझे खुद समझ में आ गई थी 6 से 8 महीने पहले, कि इफ यू कंपेयर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट विद एनी अदर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इक्विटी इन्वेस्टमेंट विल बीट एनीथिंग, सबको बीट कर देगा लॉन्ग टर्म में। तो ये एक बहुत फनी स्टोरी थी। अगर वो नहीं बेचते 27 करोड़ के शेयर, तो आज 750 करोड़ और प्रॉफिट में होते, लेकिन मम्मी के लिए करना पड़ा। इसके बाद अब इनका जो शौक था एविएशन इंडस्ट्री को लेकर के, वो अब ये पूरा कर रहे हैं। अकासा एयर नाम्स की एक एयरलाइन में इन्होंने $35 मिलियन, यानी कि लगभग 3000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ है। ये जो फ्लाइट है एक अकासा एयरलाइंस, ये एक इकोनॉमी सेक्टर को कैटर करने वाली। इसकी फ्लाइट के प्राइसेस अराउंड 3,800 to 4,000 रुपीस के आसपास रहेंगे। तो देयर इज अ न्यू बिजनेस जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अभी एंटर किया हुआ है। अब यार बात करते हैं ट्रेडर्स की, कि अगर कभी भी आपने राकेश झुनझुनवाला की फोटो देखी है, तो आपने एक फोटो ऐसी जरूर देखी होगी कि उनके सामने बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं। तो वो ट्रेडिंग स्क्रीन्स, जो ट्रेडिंग सिस्टम है उनका, जो ट्रेडिंग डिस्प्ले सिस्टम है, वो क्या दिखाता है, वो ट्रेडिंग सेटअप किस तरीके से काम करता है। तो उनकी जो ट्रेडिंग स्क्रीन नंबर 1 और 2 होती है, उसमें वो जो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पोजीशंस लिए होती है उन्होंने, वो देखते हैं। स्क्रीन नंबर 3 में वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उसके प्राइजेस देखते हैं। स्क्रीन नंबर 4 पे वो ब्लूमबर्ग देखते हैं, जिसमें न्यूज आती है रिलेटेड टू द स्टॉक्स दैट ही इज होल्डिंग। और एक स्क्रीन नंबर 5 और होती है जो रेयरली देखते हैं, बट इंटरनेट पे कोई भी अगर आर्टिकल पढ़ना है, कुछ भी नई इंफॉर्मेशन है, तो स्क्रीन नंबर 5 पे देखते हो। तो इस तरीके से अपने ट्रेडिंग सेटअप को मैनेज करते हैं। अब उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। उनकी वाइफ का नाम है रेखा झुनझुनवाला। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। अब उनके जो बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम है राधा कृष्ण दमानी, जो डीमार्ट के ओनर है। एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, उनकी कंपनी का नाम है रेयर एंटरप्राइजेस, RARE। ये उन्होंने अपने नाम राकेश के RA और रेखा के RE को जोड़कर रेयर एंटरप्राइजेस नाम से बनाया हुआ है। द बेस्ट पार्ट अबाउट रेयर एंटरप्राइजेस, इट्स अ डीमैट कंपनी, लाइक जीरोधा अपस्टॉक्स। लेकिन इस कंपनी में सिर्फ एक ही अकाउंट है। बताओ किसका, गेस कर सकते हो? उनका। सिर्फ राकेश झुनझुनवाला का अकाउंट मैनेज करती है रेयर एंटरप्राइजेस, बिकॉज ही डोंट वांट कि उनकी पोजीशंस के बारे में किसी को भी खबर हो। तो रेयर एंटरप्राइजेस इज हैविंग ओनली 1 डीमैट अकाउंट, एंड दैट इज राकेश झुनझुनवाला। तो अब बात करते हैं उनके फेवरेट फूड की, ये भी जान लेते हैं। उनका फेवरेट फूड है स्ट्रीट फूड में होता है ना, चाइनीज फूड, स्ट्रीट फूड वाला, और डोसा। तो क्या इसका मतलब हम लोग भी चाइनीज फूड खाएंगे और डोसा खाएंगे तो हम भी अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे? ट्राई करके देखते, ऑर्डर करके देख लो और बताओ कोई रिजल्ट आया तो। अब उनके रोल मॉडल्स की बात करते हैं। उनके रोल मॉडल्स जो हैं वो टाटाज हैं। क्यों? बिकॉज उन लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट तरीके से इंडिया की इकोनॉमी में रोल प्ले किया है, प्लस वो टाटाज से इसलिए भी इंस्पायर है कि दे डू अ लॉट ऑफ चैरिटी। राकेश झुनझुनवाला खुद अपनी इनकम में से एक बड़ा पार्ट चैरिटी में डोनेट करते हैं। उनकी 2 फेवरेट मैगजीन्स हैं, इकोनॉमिस्ट और इंडिया टुडे। ये मैगजीन्स ये हमेशा पढ़ते हैं टू नो अबाउट द वर्ल्ड, टू नो अबाउट इकोनॉमी एंड वर्ल्ड में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चीजें हो सकती है। ये 2 मैगजीन्स उनकी फेवरेट है। ट्रेडिंग के बारे में उनका गोल्डन रूल है टू लर्न फ्रॉम अवर ओन मिस्टेक्स, कि जो भी हम गलती करते हैं उस गलती से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, उल्टा उस गलती से सीख लेकर के हमें वो गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। उनका सक्सेस मंत्र एक और है, वो कहते हैं कि हमें हमेशा मार्केट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए और हम हमेशा अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने चाहिए। हमें कभी भी किसी और के डिसीजंस पे अपनी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स आर इन्वेस्टेड इनटू दीस 33 स्टॉक्स। मतलब ये मेजर शेयर्स आपके स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे, जैसे टाइटन, टाटा मोटर्स, स्टार हेल्थ, ये सारे शेयर्स में उनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है।
इसको छोड़ करके वो दो बड़ी कंपनीज के चेयरमैन भी हैं, एपटेक के और हंगामा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के। और आपको ये बात सुन के बहुत मजा आएगा कि वो प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, को प्रोड्यूस किया उन्होंने इन मूवीज को जिनको आप जानते हैं, जैसे की एन का, शमिताब एंड इंग्लिश विंग्लिश। अब कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान सक्सेसफुल बनता है लाइफ में तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जरूर होती है। जनवरी 2020 में सेबी ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो। तो ये जो आरोप लगाया, ये पूरा केस चला अराउंड जुलाई 2021 में केस सॉल्व हुआ, बट उनको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ी। अराउंड उनको और उनकी वाइफ को मिला करके 35 करोड़ का फाइन पे करना पड़ा सेबी को। सो दिस वाज द ओनली कंट्रोवर्सी जो उनके इतने बड़े करियर में हुई। ये बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, अब अपन 7 पॉइंट्स ऐसे निकालेंगे जिससे अपन को लेसन मिल सकता है राकेश झुंझुनवाला की पूरी लाइफ। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टर्स नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज। इन्वेस्टर को हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट इकोनॉमी, करंट मार्केट सिचुएशन इज टेलिंग यू। चाहे कितना भी डिप्रेसिंग टाइम हो, यू हैव टू हैव होप फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्योंकि ये बोलना आसान और करना कठिन है। अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चालू किए हो तो जब मार्केट गिरता है, जब पैनिक होता है, तो आपको मालूम है कैसा लगता है। बट इनका कहना है कि हमेशा पेशेंस रखें, मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, यू हैव टू बी गुड एट स्टॉक सिलेक्शन, इसलिए निफ्टी 50 नाम का बास्केट बना हुआ है। हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स विल ऑलवेज गो अप, यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। पॉइंट नंबर 2, एवरीवन शुड ट्रेड और इन्वेस्ट विद इन देयर रिस्क एपेटाइट। अपने रिस्क के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा और इमरजेंसी का फंड इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इमरजेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 2 है कि अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के ही मार्केट में घुसे। दूसरों की बातों में आकर के अपना वैसा पैसा ना डाल दे जैसे लोन लिया हुआ या फिर इमरजेंसी के लिए रखा था आपने। इस तरीके की चीजें ना करें। पॉइंट नंबर 3, नेवर कनेक्ट विद एनी स्टॉक इमोशनली। अगर आपको इमोशन हो गया कि जैसे टाटा, नहीं मैं टाटा मोटर्स बेचूंगा ही नहीं, या टाटा टी से तो मेरे को प्यार है, अगर आपने कभी भी इमोशनली कनेक्ट हो गए स्टॉक मार्केट के साथ या किसी स्टॉक के साथ, तो आपको भारी पछतावा हो सकता है। क्योंकि आप अपने स्टॉप लॉस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस लेवल पे को भी छोड़ के आप होल्ड करेंगे। तो ट्रेडर के मन में कभी भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेवर कनेक्ट योरसेल्फ emotionally if you're investing, fundamental analysis; if you're trading, technical analysis. Point number 4, market will always have momentum. कभी bulls जीतेंगे, कभी bears जीतेंगे, लेकिन कभी ना कभी मार्केट में हमेशा मोमेंटम रहता है। बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है। सो ही सेज देयर विल ऑलवेज बी मोमेंटम, इट विल नेवर बी न्यूट्रल और साइडवेज इनके हिसाब से। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इन्वेस्टर्स शुड ऑलवेज हैव पेशेंस। देखो, बाइंग इज अ डिसीजन, सेलिंग अ स्टॉक इज अ डिसीजन, बट होल्डिंग अ स्टॉक इज ऑल्सो अ डिसीजन। जब कभी भी मार्केट आपको अच्छे प्रॉफिट दे रहा होता है और कोई रीजन ही नहीं देता एग्जिट करने के, निकलने के, यू शुड नेवर बी इन अ हरी टू बुक योर प्रॉफिट्स। आपको अपने विनर्स को होल्ड करना चाहिए। जब तक कोई रीजन ना मिले, आपको सॉलिड फंडामेंटली टेक्निकली एग्जिट नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, डोंट इन्वेस्ट द मनी दैट यू हैव केप्ट फॉर इमरजेंसी। यानी कि कभी भी लोन लेकर के या उस पैसे को जो इमरजेंसी में काम आना था ना ले, क्योंकि इसे अलग से रीट्रेड इसलिए करें क्योंकि जब सच में एग्जिट करना पड़ेगा तो आप बहुत लॉस में एग्जिट करोगे। फिर वही कहानी कि मार्केट ने मेरा पैसा डुबा दिया, मार्केट ने मेरे को लॉस पहुंचा दिया। मार्केट में लॉस ही होता है क्योंकि आप एग्जिट कर रहे हो गिरे मार्केट में, क्योंकि आपको इमरजेंसी है। नहीं तो लाइफ इमरजेंसी आएगी या फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी, तो आपको यहां पे एग्जिट ना करना पड़े रॉन्ग टाइम में। इसीलिए कभी भी पैसा वही इन्वेस्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पॉइंट नंबर 7, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। जब कभी भी आप गलत प्रूव होते हैं उसको एक्सेप्ट करिए, लड़िए मत मार्केट से। इस दुनिया में वो कहते हैं कोई भी एक इंसान नहीं जो हमेशा सही निकला हो। वो खुद जिंदगी में कई बार गलत प्रूव हो चुके हैं, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। अपने स्टॉप लॉस लेवल्स बनाइए ट्रेडिंग पोजीशंस में और उसको एक्सेप्ट करिए अगर ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करते तो यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड विद द फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल्स में बदलाव आते हैं, फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, देन मार्केट ड्रॉप करते तो एग्जिट करिए। वैसा कहते हैं बाय द डिप, ऑब्वियस सी बात है। बट हर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आपको होना चाहिए जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट डू रिवेंज और अग्रेसिव ट्रेडिंग, हैव पेशेंस एंड डू योर ट्रेडिंग स्लोली। तो ये थी राकेश झुंझुनवाला की स्टोरी। अब इस स्टोरी से मुझे क्या सीखने मिला? मुझे मिला कि कोई अगर इंसान मिडिल क्लास फैमिली से है, नॉर्मल घर से, करोड़पति नहीं है, फिर भी अगर वो चाहे तो करोड़पति बन सकता है। दूसरा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि उनके पापा ने मना कर दिया कैपिटल देने से, लेकिन वो हार नहीं माने। मतलब एक इंसान जिसको रास्ता निकालना होता है वो अपने आप कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के मेहनत करके रास्ता निकाल लेता है। अगला जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो ये लगा कि आज इतने बड़े बिलियनर होके भी वो एक ऐसे रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका ड्रीम है।
क्योंकि वो करना चाहते हैं। उन्होंने देखा है द राइज एंड फॉल ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, स्टिल ही इज गोइंग विद आकाशा एयरलाइंस। क्यों? एंड वी डोंट नो, ही माइट बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन एविएशन इंडस्ट्री एज वेल। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि उन्होंने क्लियरली बोला है कि ट्रेडिंग करके भी आप कैपिटल जनरेट कर सकते हो, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट वाली जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा राकेश झुनझुनवाला की लाइफ स्टोरी में? ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल लाइफ, व्हाटएवर, डोसा, जो भी है आप कमेंट करके बताइए। एंड ये वीडियो कैसा लगा बताइए मुझे ये भी। और हाँ, एक बात और, मैं अपने से तो बहुत सारे आइडियाज निकाल ही रहा हूं केस स्टडी बनाने के लिए, बट अपने कमेंट में अच्छा क्या क्या लगा बताने के साथ साथ ये भी बताइए कि आप और किसके ऊपर, किसी ब्रांड के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, वीडियो देखना जरूर कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर टेक्निकल कंटेंट, business case studies and market analysis videos. Thank you so much. See you soon in some other video.